नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखे। भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस वक्त कब्जे को लेकर के एक जंग चल रही। कब्जा किस चीज पे? पूरी की पूरी भाजपा पर कब्जा। ये कब्जा किसका होगा? शाह का कब्जा होगा या शाह के कब्जे से? फिलहाल तो कब्जा शाह का ही है। कहते हैं ना कि जमीन पर मौका पर कौन कब्जा, किसके कब्जे में जमीन है। तो भाजपा फिलहाल तो शाह के कब्जे में, लेकिन संघ ने अपने मोहरों को अब एक्टिव कर दिया है शाह के कब्जे से भाजपा को छुड़ाने के लिए। देखना यह होगा कि शाह के कब्जे से भाजपा को छुड़ा पाती है क्या आरएसएस। अगर छुड़ा लेती है तो क्या गुजरात वापस चले जाएंगे, संन्यास की तरफ तरफ बढ़ जाएंगे अमित शाह, या शाह जितने ये संघ के मोहरे हैं इन सब मोहरों को निपटा देंगे और इनको घर बिठा देंगे। उन मोहरों में बहुत सारे नाम, उसमें योगी आदित्यनाथ से लेकर के देवेंद्र फडणवीस तक के नाम हैं, और नाम एकाध तो ऐसे हैं कि आपको भी शायद यकीन ना हो। बीएल संतोष जैसे नाम भी दूर से नजर आता होगा कि बीएल संतोष तो शाह की टीम में काम कर रहे हैं, लेकिन आज हम 7 राज्यों में करीब करीब 2 दर्जन प्यादों की यानी मोहरों की बात करें। 7 राज्य, इन 7 राज्यों में एक एक करके आएंगे। शुरुआत हम करते हैं 7 राज्य, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप लोग, निवेदन है। 7 राज्य में हम मध्य प्रदेश से शुरू करेंगे, बंगाल जाएंगे और फिर एक एक करके एक एक राज्य पे आएंगे। इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के भीतर भयंकर घमासान मचा हुआ है और एक दूसरे को निपटाने पर आमादा है भाजपा ही, भाजपा के नेता ही। किसके पीछे शाह है और किसके पीछे संघ है, ये भी चर्चा में समझेंगे। कंट्रोल रूम, सबसे पहले भाव को जोड़ लीजिए फटाफट चर्चा में। भाव को जोड़, स्वागत है भाव। शुरुआत मध्य प्रदेश से आज करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र की बात होती रहती है। पहले हम चलेंगे मध्य प्रदेश और फिर चलेंगे बंगाल और उसके बाद एक एक राज्य पर आएंगे। मध्य प्रदेश में उज्जैन, उज्जैन मुख्यमंत्री का होम टाउन। उस उज्जैन में ही चिंतामणि मालवीय एक भाजपा के विधायक है। मालवीय जी ने, चिंतामणि मालवीय ने अपने ही सरकार को किसानों के विरोधी करार दे दिया है। जो 2028 का सिंहस्थ होने जा रहा है उसको लेकर के जो भूमि अधिग्रहण है, उस भूमि अधिग्रहण के खिलाफ खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं लूट है, किसानों उसके साथ लूट हो रही है। भाजपा का विधायक अपने मुख्यमंत्री को बता रहा है कि किसानों के साथ लूट कर रहे हैं। पहला हम आए मध्य प्रदेश, एक एक नमूना खाली सैंपल देते हैं, फिर बाकी तो आप पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। बंगाल, बंगाल में नया वर्सेज पुराना की लड़ाई आज नहीं कई साल से चल रही है। नया वर्सेज पुराना में शुभेंदु अधिकारी जैसे सारे लोग नए जो आयातित हैं उधार के सिंह, वो सब नए में मानते हैं। बंगाल के जो काडर हैं, जो थोड़े बहुत जो पुराने वाले, दिलीप घोष जैसे लोग अपने आप को पुराने में मानते हैं। 2 टर्म दिलीप घोष का हो चुका है। अभी 24 घंटे पहले दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी दोनों अमित शाह के सामने बैठे और फिर दिलीप घोष ने कहा कि 2 टर्म पूरा हो चुका है, लेकिन मैं कोई भी जिम्मेदारी उठाने के लिए फिर तैयार हूं। सारा जिम्मेदारी, सारा बोझ उठाऊंगा, कुली अमिताभ बच्चन टाइप में। शुभेंदु अधिकारी, उनके आसपास के लोग ही छिटक रहे हैं। अब यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल की सियासत को नजदीक से देख रहे हैं, लोग बताते हैं कि शुभेंदु अधिकारी शाह कैंप के हैं। शाह उनको बहुत, मतलब उनकी सारी ताकत, शाह की ताकत और उनकी ताकत ज्वाइंट ताकत मानी जाती है। फिर दिलीप घोष को कहां से ताकत मिल रही है? वो पुराने वाले हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं पुराने लोगों को संघ से ताकत मिल रही है। तो पहले 2 राज्य, इन 2 राज्यों के बाद मैं दर्शकों से बता दूं, फिर हम राजस्थान चलेंगे, राजस्थान के बाद दक्षिण चलेंगे, फिर चलेंगे हम महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, सारा बचा हुआ है। तो पहले भाऊ मध्य प्रदेश और बंगाल। आशीष जी, सारा शुरू करने के पहले मैं एक बात आपको बता दूं। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन में प्रारूप बदलाव आया है, एक प्रचुर बदलाव, मतलब मेजर बदलाव, चेंज आया। वो चेंज ऐसा है कि अमित शाह ये जानते थे पार्टी पे यदि आपको सरकार पे कब्जा करना है तो ये भारतीय जनता पार्टी है जहां सरकार संगठन के अधीन रहती है।
तो हमें पहले संगठन पे कब्जा करना होगा। जब आपको संगठन पे ही कब्जा करना है, तो संगठन इतने दिनों किसके हाथ था? संघ के हाथ था। तो उन्होंने बाहर के लोग भरना शुरू कर दिए और उन्हें इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया। तो अब भाजपा में सभी राज्यों में क्लियर कट डिवीजन है, वर्टिकल। संघनिष्ठ भाजपा और मोदीनिष्ठ भाजपा। भाजपा वो जिसकी निष्ठा मोदी के प्रति है, दूसरी भाजपा वो जिसकी निष्ठा संघ के प्रति है। इसलिए जो संघ के माध्यम से आए, जिन्होंने 4-4 पीढ़ियां, 5-5 पीढ़ियां अपनी बर्बाद हो गई, जिन्होंने अपना धन मन से पार्टी की सेवा की, और जब पार्टी सत्ता में आती है तो सत्ता उन्हीं को मिलती है जो कल तक सत्ता में थे, कांग्रेसी, वो भाजपाई हो गए। तो मध्य प्रदेश में जिसके हाथ में सत्ता दी वो कोई बाहर से आया हुआ नहीं है, वो भाजपा का ही है, लेकिन उसकी निष्ठा मोदी और शाह के प्रति है, संघ के प्रति नहीं। और संघ के प्रति निष्ठा रखने वाले जितने भी पुराने लोग हैं, पुराने चावल जिसको हम कहते हैं, उनके वो अपने आप को मिसफिट पाते हैं। अब देखिए कैलाश विजयवर्गीय की मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू, युवा मोर्चा में बड़े ताकत के साथ, और वाकई मालवा में यदि कैलाश ने काम किया है तो किया है, यूथ को जोड़ा है, क्योंकि सुमित्रा ताई एक अलग पीढ़ी की आती है, कैलाश एक हम्म, अलग जनरेशन के हैं, उनके आगे वाले जनरेशन के हैं। तो कैलाश ने पूरा समा बांधा। वो कैलाश की पूरी टीम कहाँ है आज? बहुत अपमानित महसूस करते हैं जब इंदौर के ही कलेक्टर और एसपी उनकी बात नहीं सुनते, हम्म, क्योंकि जो भी रबर स्टैंप मुख्यमंत्री है उनको चलाता दिल्ली है। हाँ, और कैलाश और ये उस पीढ़ी के लोग हैं जो वोकल है, जो बोलते थे। उसी इंदौर में सत्यनारायण सत्तन है, विधायक रह चुके हैं, बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं, हस्ताक्षर है कवि, कवि सेक्टर में, मतलब कवियों में, हिंदी कवियों में। आज भी वो मीडिया में बेबाक बोलते हैं, और ये दोनों गुजराती के खिलाफ बोलते हैं कि ये मेरी पार्टी नहीं, सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। तो सकलेचा, जोशी, पटवा, इन लोगों ने जिनको ग्रूम किया वो लोग कहां गए? तो वो लोग लगातार विरोध करते हैं। हम्म, अब जो बात आप कह रही है, देखिए उज्जैन कहीं पे भी जब कुंभ होता है, चाहे उज्जैन हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे आपका प्रयागराज हो, चाहे त्र्यंबकेश्वर हो, वो सरकार में बैठे हुए लोगों को कमाई का एक स्रोत होता है, ये माने आप। हम्म, ये सब बकवास है कहने की कि हम धर्म के लिए काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, जहां लाखों करोड़ों का बजट होगा वहां भ्रष्टाचार होगा। उज्जैन से लगातार विधायक बने हुए हैं, मंत्री भी बने रहे यादव जी, हम्म, और हर कुंभ में यादव जी का सिक्का चलता था। हम्म, इस बार तो स्वयं मुख्यमंत्री है। हम्म, तो जो इंसान विधायक होते समय फसल काट रहा था, अब तो फसल पूरी उसी के हाथ में है। पूरी उसी खाती, हाँ। हाँ, तो ये जो विरोध है, हालांकि मालवीय जी को कारण बताओ नोटिस मिल गई, वो जवाब देते रहेंगे, लेकिन ये उसमें से एक है कि नहीं, अति सहन नहीं करेंगे, एक लिमिट है करने की। कई, जब उज्जैन जाता हूं तो मैं चर्चा होती है, कई सैकड़ों एकड़ जमीन परिवार के पास है। हालांकि कोई, हम तो हमेशा कहते हैं कि भाई आप हमको स्टोरी मत दो, कागज दो, हम्म, हम्म। सुनी सुनाई बातें नहीं। लेकिन जब धुआं निकलता है तो कहीं ना कहीं तो चिंगारी होगी। नहीं, एक कागज आया भी था, हमने शुरुआत में इनके सीएम बनने के बाद वेलकम किया था, इनका वेलकम किया था। वो एक कागज वो आया था। इनका इनका पुराना कागज था, सीएम हाँ, बनने के पुराना। पहले का कागज था। हाँ। सीएम बनने के बाद भी कागज, मैंने वाला कागज दो। हम्म, हम कोई किसी से बंधे हुए नहीं है, जो भ्रष्टाचार होता है तो उसको उजागर करना हमारा काम है। तो वहां पे एक विद्रोही गुट अंदर ही अंदर है। चाहे आप मालवा ले लीजिए, का महाकौशल ले लीजिए, मध्य भारत ले लीजिए, निमाड़ ले लीजिए, मध्य प्रदेश का, हम्म, हम्म, हर क्षेत्र में अंदर ही अंदर एक उबाल है। हम्म, कहीं ना कहीं लगता है कि मुख्यमंत्री निगलेक्ट कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री की मजबूरी है, वो दिल्ली के तख्त के बगैर कुछ कर नहीं सकते। हाँ। ये मध्य प्रदेश का मेजर ये है। हम्म, उनका एडवांटेज ये है कि वहां कांग्रेस मृतप्राय है। हम्म, दिग्विजय बहुत पुराने हो गए, उम्र हो गई है, लेकिन आज भी दिग्विजय सिंह में वो मादमा है कि वो पार्टी को जिंदा कर सकते हैं। पिछली बार यदि पार्टी सत्ता में आई तो ये दिग्विजय जी की जो यात्रा थी, नर्मदा यात्रा, हम्म, उसने पार्टी में जान फूंक दी थी। लेकिन फिर अब दिग्विजय सिंह है कहां? ना संगठन में है ना कहीं है, वो हाशिए पे है। पार्टी बंगाल जिसके चलते हाथ हैं। में है, पार्टी जिसके हाथ में है, वो मतलब वो जिला का अध्यक्ष होने लायक है, उसको आपने प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। ये उसकी मजबूरी, वो प्रयास बहुत कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है। हम्म, कमलनाथ जैसे घाक बैठे हैं, जिन्हें हम बीजेपी का स्लीपर सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि वो दरवाजे पे गए, वापस आ गए क्योंकि दरवाजा नहीं खुला, नहीं तो अभी तक मोदी मोदी कर रहे होते। हाँ, हाँ, ऐसा विपक्ष बिल्कुल खत्म सा हो गया है। तो ऐसे में वहां वो जो विद्रोह है बीजेपी का, उसकी हीट इतनी महसूस नहीं हो रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में विद्रोह है। आप बंगाल आइए, बंगाल में वही ओल्ड वर्सेस न्यू, हम्म, पुराने वर्सेस नए का जो लड़ाई है, और हम्म, लड़ाई इतनी होगी कि खुल के सामने आई है। एक दूसरे के सामने हाँ, बोलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। हम्म, अब जो लोग इतने साल कांग्रेस या टीएमसी में रह के मलाई काट रहे थे, हम्म, अब बीजेपी का समय आ गया तो बीजेपी का मलाई काटने के लिए इधर आ गए, हम्म, और उन्हीं को पोस्ट मिलती है। हम्म, तो जिन लोगों ने इस पार्टी को स्क्रैच से शुरू किया हम्म, बंगाल में, उन लोगों का दोष क्या? उन लोगों ने सिर्फ दोष इसलिए कि वो संघ के हिसाब से चल रहे थे अभी तक, हम्म, इसलिए कि वो एकाएक अपना जो आदमी नागपुर का वो आलू वड़ा खा रहा था, उसको एकाएक ढोकला नहीं गले उतर रहा है उसके। हम्म, ये ढोकले की और नागपुर के आलू बोंडे की लड़ाई है, हम्म, और इसका फायदा ममता को बाखूबी मिलता है। आप कितना हिंदू मुसलमान करें, आप कितनी रैलीज करें, आप कुछ भी करें वहां पे, क्योंकि आपका हाउस डिवाइडेड है। और जो लोग आपके पास आए, कुछ दिन रहते हैं और वापस भी चले जाते हैं। हाँ, तो जो टीएमसी से लोग आए, आपने उनको ओहदा दिया, आपने अपने ओरिजिनल लोगों को नाराज कर दिया, वो लोग वापस टीएमसी चले गए, आपके लोग नाराज थे, नाराज ही है। हम्म, दिल्ली सुनने को तैयार नहीं। ये हो गई बंगाल की बात। आते हैं दूसरी हम अगले बात, 2 राज्य। बंगाल में फंडिंग नहीं हो रहा है, कई योजनाओं का फंड रुका हुआ है। हम्म, तो बीजेपी के जो नेता है वहां पे, उनको भी ये जवाब देना पड़ता है जनता को हम्म, हम्म, कि फंड क्यों नहीं दे रहा है। हम्म, एक बहुत ही बेतुकी बात हो रही है कि ममता जमीन नहीं दे रही है, इसलिए हम फेंसिंग नहीं कर पा रहे। हम्म, सवाल है, फेंसिंग का खर्चा कौन उठाएगा? हम्म, मैं जम्मू कश्मीर में आज से 3-4 साल में, तो बीच में तो कई बार गया, लेकिन मैं 15 दिन जम्मू कश्मीर में रहा। मैं दुबे जी थे साथ में, और एक अखबार के संपादक थे हमारे मित्र, तीनों लोग थे जब पूरा कर्फ्यू लगा हुआ था। हम्म, यही समय था, इसी समय की बात, ईद वीद का समय था। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया तो वहां लोगों ने मिलने से मना कर दिया। जब मेरी वहां सिविल सोसाइटी के लोगों से बात हुई, तो वो कहते कि हमें समझ में नहीं आता, हमें 1,000 करोड़ का पैकेज दिया जाता है, हम्म, पूरे देश में ये प्रचारित होता है कि 1,000 करोड़ का पैकेज दिया, हम्म, पूरा देश का टैक्स पेयर सोचता है कि यार ये जम्मू कश्मीर में कितना पैसा खर्चा करेंगे, एक कश्मीर के चक्कर में हजारों करोड़ रुपए जा रहे हैं। उस 1,000 करोड़ में से हमको मिला क्या? हम्म, एक 60 करोड़ का गोल्फ कोर्स बनाया गया, और बाकी 940 करोड़ रुपए जो फेंसिंग हुआ बॉर्डर पे, हम्म, वो उस 1,000 करोड़ में गया। हम्म, तो फेंसिंग तो देश के लिए था, हम्म। ये केंद्र तो सरकार ने पैकेज, खर्चा उठाना चाहिए था। कैसा पैकेज? ये ऐसे ही पैकेज है जैसे प्रधानमंत्री जी ने तो 2 लाख करोड़ का पैकेज दिया था कोविड के टाइम पे, और जब हम्म, पैकेज देखा तो ये भी पैकेज, ये भी सब मिलके 2 लाख करोड़। अब एक ही पैकेज हम्म, कितनी बार दोगे? हम्म, तो ऐसा ही
कुछ मसला बंगाल में है। अब आते हैं जरा, आज फटाफट खींचते हैं। 7 राज्य हैं। हाँ, राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी अभी भी रोक रहे हैं। हम दर्शकों से कहें महाराष्ट्र और यूपी की, राजस्थान और कर्नाटक चलते हैं। राजस्थान में लगातार सब लोग देख रहे हैं कि भजन लाल शर्मा, जिनके जो है फेवरेट एक्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनके लिए चुनौती बड़ी मुश्किल है। खुलेआम वहां पर भारतीय जनता पार्टी में खुलेआम दो धड़ा हो चुका है। तमाम वरिष्ठ लोग, पुराने लोग किरोड़ी लाल के पीछे खड़े हैं, किरोड़ी लाल मीणा के साथ। किरोड़ी लाल खुलेआम, मतलब खुल करके इस्तीफा देना, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि मैंने इस्तीफा दे दिया है उसमें मंत्री पद। उसमें आशीष जी, हाँ, उसमें हाँ, बड़ा मतलब हौच-पौच है राजस्थान में। राजस्थान में मुख्य 2 गुट है। हम्म, एक वही, एक दिल्ली वाला, एक नागपुर वाला। हम्म, वसुंधरा जी नागपुर वाले गुट का नेतृत्व करती है हम्म, और वसुंधरा राजे वह जननायक है। हम्म, वसुंधरा राजे की औकात क्या है ये सबको समझ में आ गई और इसीलिए प्रधानमंत्री भी 2-2 बार मिलके आए उनसे। हम्म, बाकी जो मोदी निष्ठ जो गुट था, ये उनके हम्म, अंदर के झगड़े हैं। हम्म, भाई वो भी तो सत्ता चाहते हैं सब। हम्म, और एक आपने सत्ता ऐसे आदमी को दिया जो पहली बार इंडिपेंडेंट लड़ा, सेकंड टाइम आपने पार्टी का टिकट दिया, पहला टाइम का एमएलए और आपने दन्न करके उसको मुख्यमंत्री बना दिया। हम्म, मुख्यमंत्री तो बन गया, हम्म। लेकिन उसे कोई एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल नहीं। वो पार्लियामेंट में जब विधानसभा में बात करते तो हंसी मजाक हो जाता है। तो जितने सीनियर है उनको लगा कि यार हम क्या कर रहे हैं। कैलाश किसके आदमी थे मध्य प्रदेश में? भले ही संघ के थे लेकिन बाद में तो वो निष्ठा उनकी साथ। शाह की थी, लेकिन हाँ, उनमें भी झगड़े हो गए। हाँ, क्योंकि दिल्ली को नाक पे मक्खी न हटाने वाला आदमी चाहिए, हम्म, थोड़ा भी तेज आदमी नहीं चाहिए। और कैलाश बहुत तेज है। तेज हम्म, मतलब कैलाश एग्रेसिव राजनीति करते हैं। हम्म, वहां कई है कैलाश जैसे जो लोग दावेदार हैं। तो ऐसा ही राजस्थान में। राजस्थान में वसुंधरा जी का गुट अलग है, वो तो अपना एक पोजीशन लेके बैठा है, लेकिन जो इनका गुट था, इस गुट में ये अलग अलग टुकड़े हो गए हैं। हम्म, क्योंकि मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आता, ऊपर से एक अधिकारी ओएसडी ला के रख दिया है, एक कोई अधिकारी ला के रख दिया है गुजरात कैडर का राजस्थान में, हम्म, वो सरकार चला रहा है। उसको कौन अपना कौन पुराया, कौन सीनियर कौन जूनियर है, कुछ पता नहीं। हम्म, वो तो बस वो समझता है कि वही राजस्थान समझता है, वही राजस्थान चला रहा है। हम्म। इससे पार्टी की तो किरकिरी हो ही रही है, साथ में नुकसान जनता का हो रहा है। क्योंकि सरकार पूरे टाइम यदि इसी में उलझती जाएगी तो फिर जन कल्याण के काम कैसे कब करेगी? तो कर कहाँ रहे मॉनिटरिंग हैं? कब होगा? कर कोई कहाँ काम रहे नहीं हैं? हो रहे वहां पे। मैं वही कोई कहा, नहीं। कोई काम नहीं हो रहे हैं। और जो सिर्फ आपने बातें हो कहा रही है। ना, सीनियर लीडर्स का जो एक ग्रुप है, जो मतलब वही खेमा, साग खेमा का ही आपस में लड़ रहा है, उसके पीछे जो संघ वाला ग्रुप है वो भी लगा हुआ है। क्योंकि एक भाई सीनियर देख, लीडर से बातचीत हुई भाऊ, तो उन्होंने बताया, मतलब वो इस लेवल पे सीनियरिटी में है कि संघ ने नागपुर ने राज्यपाल के लिए उनका नाम रिकमेंड किया है। 80 साल से ऊपर के हैं। तो वो बताने लगे कि कहे कि हम तो किरोड़ी लाल के साथ खड़े हैं, किरोड़ी लाल के पक्ष में नहीं बिल्कुल हम वो हैं। देखिए, जो गुजराती सपोर्टेड ग्रुप था, हुँ, जब उसमें शर्मा जी को प्रमोट किया तो बाकी लोग नाराज हो गए, तो उनको रियलाइज किया कि संघ ही हुँ, ठीक था। हाँ, ये तो यूज एंड थ्रो करते हैं। हाँ, तो वो वापस संघ के पास खंदा देने चले, रोने चले गए। हाँ, और फिर संघ का हुँ, बैकिंग उनको भी है। हुँ, संघ हुँ, उन तमाम लोगों को बैकिंग दे रहा है जो इन गुजरातियों के से नाराज है। देखिए ये हुँ, वस्तु स्थिति है, ये संघ वाले कभी नहीं कहेंगे कि हम ऐसा करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमको कोई लेना देना नहीं बीजेपी से, बीजेपी हुँ, अलग वर्टिकल है, हमको क्या लेना देना है। अरे भाई लेना देना नहीं होता तो इतने चक्कर काटते क्या, इतनी मीटिंगें होती क्या, हुँ। अध्यक्ष पद के लिए इतना खींचतान होता है क्या? कई नहीं, नहीं, बातें जनरली ऑफ द रिकॉर्ड ही होती है। और संघ से बात करते समय आशीष जी इतना कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि कोई कोई इतने बड़े लेवल पे कोई संघ के कार्यकर्ता मतलब अधिकारी होते, पदाधिकारी होते हैं, वो ऐसी बात आपको कह के जाते हैं कि आपको समझ लेना चाहिए कि ये प्लांट हो रही है। हुँ, हुँ,
ये बात प्लांट हो रही है। वो आपके थ्रू ये बात छोड़ के देखना चाहते कि इसका रिएक्शन क्या है। तो आपको बहुत सारे फिल्टर लगा के संघ वालों से मिलना पड़ता है कि जब आप उनसे कुछ बात सुनते हो तो आपको 3 जगह टैली करना पड़ता है। अच्छा ये कह रहे हैं तो उसका ये है क्या, उसका ये है। तो राजस्थान तो फ्री फॉर ऑल हो गया है, जिसको बोलते हैं ना फ्री फॉर ऑल। जो फिल्मों में नहीं दिखाते, एंड में कॉमेडी सीन होता है, कोई भी किसी को भी मारता है उठा के, हाँ, कोई किसी को पता नहीं किसको लग रही है, किसको क्या हो रही है। हाँ, ये ऐसा अभी राजस्थान में वर्तमान में चल रहा है, हम्म, और इसको कंट्रोल मैं बता रहा हूं कोई नहीं कर पाएगा जब तक आपको बलन का मुख्यमंत्री नहीं मिलता, जो मुख्यमंत्री एक इतना वजनदार हो कि वो सबको अपने कंट्रोल में रखे, तब तक ये नहीं होगा। अब अगले राज्य पे आते हैं बाबू, वहां आप चौंकेंगे और उसमें समझना जरूरी है। अब तक तो हमने छोटे छोटे नाम लिए, हमने शुरू में नाम लिया था कि भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष। कर्नाटक में जो विवाद सामने आ रहा है भाजपा के भीतर, बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि येदुरप्पा गुट और बीएल संतोष गुट में सर्वाइवल के लिए कौन फिट है, फिटेस्ट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कौन सर्वाइव करेगा, वो जंग चल रही है। अब उसमें भारी और हल्का की बात समझने के लिए मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। एक विधायक हैं, बड़े मतलब मुखर हैं, बड़े एग्रेसिव विधायक हैं, बसन गौड़ा पाटिल यत्नाल, बहुत आक्रामक है। 1994 में पहला चुनाव लड़े, संघ से जुड़े रहे। तो बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल इतने एग्रेसिव हैं कि इन्होंने 2023 में धमकी दी थी। किसको धमकी दिया? लीडरशिप को। कहा अगर मुझे भाजपा से निकाला तो कोरोना काल में जितने स्कैम हुए हैं सारे घोटाले सब खोल निकल दूंगा कि कैसे कंगाल जो है अरबपति बने हैं। 45 रुपए का ग्लव्स कैसे 485 रुपए में खरीद हुई है, और बेड कैसे बिके हैं। एक एक बेड 10,000 बेड लिया था कर्नाटक सरकार ने किराए पर, 10,000 बेड में। कहा मुझसे ही मैं जब मुझे कोरोना हुआ तो 5,80,000 रुपए बेड का मांगा। तो बताओ जब मुझसे मांग लिया बसंत गौड़ा पाटिल से, तो क्या हुआ, लूट कैसे लूट हुई। तो ये जो है, ये लूट का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। अब ये लगातार जनवरी और फरवरी महीने में बसंत गौड़ा यत्नाल पाटिल जो है पाटिल, ये लगातार दिल्ली के चक्कर काट रहे थे जनवरी और फरवरी। और वाईबी विजयेंद्र को हटवाने के लिए कहे कि भाजपा कहती है परिवारवाद का विरोध करेंगे, और पूरी भाजपा को कर्नाटक में एक परिवार के लिए गिरवी रख दिया है उसी के पास। पहले येदुरप्पा थे, विजयेंद्र हैं, कल राघवेंद्र होंगे, परसों नरेंद्र होंगे, उसके बाद सुरेंद्र होंगे, पूरा वही परिवार चलाए। मोर्चा खोल दिया, दिल्ली आते थे लगातार, हर चौथे दिन दिल्ली। अब ये असामान्य नहीं है, ये जो है यत्नाल साहब, यत्नाल के साथ एक रमेश जारकीहोली है। रमेश जारकीहोली मंत्री रहे हैं, बड़े नेता है कर्नाटक के, बड़े नेता, रमेश बड़े जारकीहोली। नेता। एक कुमार बंगारप्पा है, कुमार बंगारप्पा, तो ये सबको लेकर आते थे, सब पूरा गुट आता था। कुमार बंगारप्पा, जो है जारकीहोली, रमेश जारकीहोली, ये सब बताया जाता है कि ये बीएल संतोष गुट, ये बीएल संतोष भाई वो भी तो फ्यूचर प्लान देखो, करेंगे, आज नहीं कल हट इस जाएंगे, कर्नाटक तो इसमें भी मजबूत। इसमें भी आशीष थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हम्म, जब 2014 के बाद हम्म, इन लोगों ने अपने क्षेत्र उठाना शुरू कर दिए, हम्म, तो सबसे पहले येदुरप्पा को रिटायर्ड करवा दिया। हाँ, येदुरप्पा ये वो लोग थे कि मतलब वैसा देखा जाए तो कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा मेहनत कुशाभाऊ ठाकरे के समय से हो रही थी। हाँ, येदुरप्पा ने पूरा लिंगायत साथ खड़ा कर दिया था, हम्म, और वो येदुरप्पा ही है जिनकी वजह से पार्टी सत्ता में आई थी। हम्म, संघ को येदुरप्पा की अहमियत मालूम है, येदुरप्पा भी संघ को जानता है और संघ के प्रति समर्पित है। हम्म, उसको आपने हटा दिया, उसने अपनी पार्टी खड़ी कर दी और आपको हाशिए पे ले आए। हम्म, फिर मजबूरी में आपने येदुरप्पा को आगे किया, मतलब हम्म, अब उनके बेटे को सेटल किया, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में ले आए। लेकिन येदुरप्पा के सामने जो टीम आपने खड़ी की थी, जो येदुरप्पा हम्म, का विरोध करने के लिए, वो हम्म, आज ठगी सी महसूस करती है हम्म, कि येदुरप्पा के खिलाफ हमारा तो तुमने यूज कर लिया हाँ, और हमको आपने कहीं का नहीं छोड़ा। येदुरप्पा हम्म, के विरोधी भी कहलाए, हम्म, येदुरप्पा का बेटा अध्यक्ष, येदुरप्पा येदुरप्पा, पार्लियामेंट्री बोर्ड में, हम तो निपट गए। हाँ, उत्साह के कैंपेन और येदुरप्पा शुरू हुए। इसी हाँ, समय हम्म, इसी समय जब येदुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाना, क्योंकि उनको लग रहा था कि बीजेपी फिर सत्ता में आएगी, वर्तमान
तो इसी समय जो संतोष साहब है, हम्म इनके मन में हम्म अरमान जगे। हम्म भाई जब मोदी जी दिल्ली जाके गुजरात में चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, तो हम्म बीएल संतोष क्यों नहीं हो सकते? हम्म तो बीएल संतोष ने ये तमाम लोग जो येदियुरप्पा के खिलाफ खड़े किए थे गुजरातियों ने, हम्म वो अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे थे, तो उन पे हाथ रखा बीएल संतोष ने। हम्म आइए, मैं हूं साथ, चले मिलकर सरकार बनाते हैं। हम्म इनके जद्दोजहद में कांग्रेस सत्ता में आ गई, हम्म और जब कांग्रेस सत्ता में आ गई, तो अब सवाल है कि आप कांग्रेस को विरोध करके निपटाओ, लेकिन ये कांग्रेस को निपटाने के बजाय ये आपस में निपट रहे हैं। हाँ रोज कर्नाटक में असंतोष की बात होती है, रोज एक दूसरे पे बोला जाता है। हम्म तो कुल मिलाकर कर्नाटक भी ये यही देन है। मैं हमेशा कहता हूं कि या तो आप अपनी टीम खड़ी करो, तो फिर मरते दम तक टीम के साथ रहो। हम्म ये क्या हो गया? अफगानिस्तान जैसा मामला हो गया। अफगानिस्तान में लोगों को ट्रेंड किया, हम्म मिलिटेंट को। बाद हम्म में रशिया निकल गया अफगानिस्तान से, अमेरिका भी निकल गया। हम्म अब वो खाली हो गए। हाँ, अब एक दूसरे वो को खाली हो निपटाने गए लगे। तो क्या करें? वो कहां कहां भाड़े के आतंकी बन के जाते हैं। हम्म वैसे आपने येदियुरप्पा के खिलाफ टीम खड़ी कर दी, हम्म बाद में वो बेचारे अनाथ हो गए, हम्म तो उस गुट को संगठित करके बीएल संतोष ने खेल करना शुरू कर दिया। तो इससे हो क्या रहा है? इससे बीजेपी डैमेज हो रही है, हम्म संगठन डैमेज हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है कि केंद्र में आपका अध्यक्ष ही रबर स्टैंप है। हम्म ये हिम्मत नहीं हम्म है किसी की कि यार अध्यक्ष बोल देगा, कैसी मैं आवाज उठाऊं इनके खिलाफ। हम्म एक इसके पहले के अध्यक्ष देखिए आप, इसके पहले हम्म। बीजेपी के जो अध्यक्ष थे 2014 के पहले, कुछ वजन रखा करते थे। नहीं, वजन तो मतलब अभी देखिए, वजन। राजनाथ सिंह जैसे कमजोर अध्यक्ष भी थोड़ा वजन रखते थे। अब उसके बाद अरे जेपी नड्डा ऐसे आ गए कि मतलब में थर्माकोल का पेपर वेट हो गया वो तो। राजनाथ सिंह कितने कमजोर थे, लेकिन इतना वजन रखते थे कि योगी आदित्यनाथ की बात उस दौर में सुनते ही नहीं थे, लोड ही नहीं लेते थे। योगी एग्जैक्टली। आदित्यनाथ को 4 टिकट नहीं देते थे कहने पे, कहते थे बस वही तो गोरखपुर सदर से वोट लेना है, वो करना भी कई बार करना पड़ जाते। इसीलिए आपको एक रिंग मास्टर चाहिए अब। हम्म तो और इसीलिए। रिंग मास्टर इसका, ये जितने भी विद्रोही सर्कस के लोग हो रहे हैं, इसके लिए एक रिंग मास्टर चाहिए। और रिंग मास्टर जब तक केंद्र में बड़ा अध्यक्ष नहीं आता, तब तक ये किसी काम का नहीं है। अब फटाफट जो है, वक्त 28 मिनट हो गए और 3 राज्य बचे, इसलिए अब फटाफट हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जो भी वक्त ज्यादा लग रहा है क्षमा पहले मांग लूं दर्शकों से। सबसे पहले यूपी पे आते हैं, हम आखिर में जाएंगे गुजरात पर। गुजरात, क्योंकि वही गुजरात मॉडल ही तो लेके आए थे योगी मोदी जी, तो गुजरात पर आखिर में, पहले यूपी और महाराष्ट्र। यूपी में श्याम प्रकाश विधायक है, वो मंच पर बैठे थे, केशव मौर्य कहे कि केशव मुख्यमंत्री बनाओ, योगी दिल्ली भेजो। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में मंच पर केशव मौर्य बैठा, कहे केशव मौर्य मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ के दिल्ली देखिए जाने का टाइम आ गया। नंद आशीष किशोर जी, गुर्जर। मुझे लगता है हम्म जितना जितना यूपी पे कार्यक्रम आपने किया है, हम्म शायद ही किसी पोर्टल ने किया हो, हम्म है ना? सवाल ये है कि ये जो मांग कर रहे हैं, ये इनकी मांग थोड़ी है, हम्म, हाँ। गुर्जर की मांग थोड़ी है। हम्म स्क्रिप्ट किसका है? हम्म डायलॉग किसके है? डायलॉग दिल्ली के है। हम्म क्योंकि एक ही मुख्यमंत्री है हम्म जो दिल्ली का रबर स्टैंप नहीं बन रहा है हम्म भाजपा शासित राज्यों में। हम्म तो सबसे बड़ा योगी के खिलाफ जितना विद्रोह होगा, हम्म वो दिल्ली समर्थित है। हम्म, और योगी सिर्फ नागपुर के भरोसे है। हाँ। योगी के पास विधायक भी नहीं है। हाँ, एक अपॉर्चुनिटी योगी जी को बहुत जबरदस्त मिली थी कि वो अपना वजूद खड़ा कर देते, लेकिन अधिकारियों के चलते और अधिकारियों के काकस के चलते उन्होंने अपने आप को हास्यास्पद बना लिया है।
हास्यास्पद बना दिया है। कल कोई अध्यक्ष भी आता है, बड़ा बड़ा नाम आता है, एक बड़ा अध्यक्ष आता है जो पार्टी पे कंट्रोल करे, वो योगी जी को क्यों मुख्यमंत्री रखे? मुझे एक बात बताइए, क्या क्या किया है योगी जी ने? क्या यूएसपी है योगी जी का? सिर्फ भगवा और कुछ नहीं है। और भाषण। भाषण और भगवे से सरकारें नहीं चलती। अटल जी जैसे भाषण देने वाले अभी तक बीजेपी में नहीं हुए पैदा। हम्म। मोदी जी उनके कई नाखून के बराबर भी नहीं है। हाँ हाँ, पसंगा नहीं है। हाँ। लेकिन भाजपा को, पूरा भारत को भाजपा में कर दिया। हम्म, तो भाषण से नहीं चलता ना। आपको सिर्फ बटेंगे कटेंगे, बटेंगे कटेंगे कह रहे, आज बटेंगे कटेंगे कह रहे, कल किसी की सरकार हो, जरा बता देना, ये जो आज बात कर रहे हैं वो कर पाएंगे क्या? हर तीसरे दिन जेल में जाएंगे। और एक बार जेल में जाने के डर से कैसे फुट फुट के रहे थे लोकसभा में, सब देख लिया कितनी हिम्मत है किसमें। हाँ हाँ हाँ। ये सब सबको पता है। इसलिए वो लड़ाई दिल्ली वर्सेस लखनऊ की, हम्म, जिसमें पार्टी छिन्न भिन्न हो रही है। हम्म, और ये सभी जान रहे हैं, नागपुर भी जान रहा है, गुजरात भी जान रहा है, लेकिन करे क्या? गुजरात को तो कंट्रोल चाहिए। हम्म, अब आते हैं महाराष्ट्र पे। हम्म, महाराष्ट्र में बीजेपी कई गुटों में है। हम्म, एक ओरिजिनल बीजेपी है जो दो भागों में बटी है। ओरिजिनल बीजेपी, हम्म, संघनिष्ठ बीजेपी, मोदीनिष्ठ बीजेपी। हम्म, बाकी जो बची हुई बीजेपी है उसमें कांग्रेस बीजेपी, हम्म, एमएनएस बीजेपी, हम्म, शिवसेना बीजेपी हम्म, और राष्ट्रवादी बीजेपी। हम्म, ये राष्ट्रवादी बीजेपी मतलब राष्ट्रवादी से आए हुए, हम्म, कांग्रेस बीजेपी मतलब कांग्रेस से आए हुए, ऐसे विभिन्न गुट है। और जिन लोगों ने अपना जीवन दिया, जिन लोगों ने, जिनके घर में परिवार भूखा मर रहा था, लेकिन वो एबीवीपी का काम कर रहे थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या युवा मोर्चा में अपनी जिंदगी दे रहे थे फुल टाइम, और माँ बाप कोस रहे थे कि अरे जवान बेटा है, तू उधर काम कर रहा है, घर में रोटी नहीं। आज वो लोग वो हाशिए पे हैं। और कांग्रेस पार्टी से आए हुए राधा किशन विखे पाटिल कैबिनेट मंत्री। हम्म, ये बेसिक फर्क है वहां पे। तो जो कैडर है आपका, इसीलिए तो आपको ये 100 सीटों का खेल करना पड़ा, तब जाके आप 230 पे आ गए। कितने बाहर वालों को टिकट दोगे? गोपीनाथ मुंडे चले गए, उनके बच्चे हाशिए पे। प्रमोद हम्म, महाजन चले गए, उनके बच्चे हाशियों पे। हाँ। और इनके, उनके बच्चों को टिकट नहीं, और इनके पीए को टिकट। हम्म, इनके दो दो पीए एमएलए बन गए फडणवीस हम्म, जी के। हम्म, और टिकट कटा प्रमोद महाजन के बेटी का। हम्म। प्रमोद महाजन का योगदान देवेंद्र फडणवीस से 1000 गुना है बीजेपी। नहीं, प्रमोद महाजन से तो तुलना करना बेकार है किसी का भी। लेकिन पीए बन सकता है, लेकिन प्रमोद के बच्चे नहीं, क्योंकि ये खच्चीकरण चल रहा है। अब आप बताइए, लोकसभा के समय खड़से वो एक आदमी है जिसने पूरे खानदेश में इतना स्ट्रांग बीजेपी को बनाया कि आज भी उस पेड़ के आम खा रही है। सब दूर मार खाने के बाद भी खानदेशी बचाता है बीजेपी को। हम्म, उस एकनाथ खड़से को लोकसभा के समय नड्डा जी ने स्वागत किया पार्टी में। हम्म, बड़े पोस्टर लगे, बैनर लगे, लोकसभा में उन्होंने पार्टी का काम किया, चुनाव जीत गए, उनकी बहू मंत्री बनाई गई। लेकिन हम्म, एकनाथ खड़से को पार्टी में जगह नहीं दी, वो हम्म, वापस राष्ट्रवादी पार्टी में चले गए। ये जो खेल हो रहा है, इससे आपकी ओरिजिनल बीजेपी, देखिए दो टाइप के घर होते हैं। एक घर होता है जिसकी नींव मजबूत होती है, तो कल छत भी गिर गई, दीवार भी गिर गई, तो फिर दीवार खड़ी करके आप घर बना सकते हो। और एक फैब्रिकेशन के घर होते हैं, हम्म, जो वेल्डिंग करके लोहे का पिंजरा बना के बनाते हो आप। ये जो फैब्रिकेशन के घर होते हैं, बनते तो बहुत जल्दी आशीष, लेकिन हम्म, जरा हवा तेज आ गई तो उड़ जाते हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र में जो भाजपा है, ये फैब्रिकेटेड हाउसेस है।
जो अपने पार्टी के नहीं लगे उनके पार्टी के क्या हो जाएंगे? आज केंद्र में सत्ता है तो सारे लोग गुड़ में जैसे चिपक जाते हैं वैसे चिपके हुए हैं। जिस दिन केंद्र से सत्ता में चले जाएंगे या केंद्र में कोई धाकड़ आदमी आ जाएगा भाजपा का जो वाकई पूरी पुरानी नींव वाली भाजपा खड़ी करेगा, तो उसमें ये पत्तों जैसे उड़ जाएंगे, इनको बचाने वाला कोई नहीं। लेकिन ये सब आया ये कहाँ से? महारा ये आया सब ये गुजरात मॉडल से है। तो गुजरात के गुजरात चलते हैं, सी आर पाटिल दिल्ली आ गए गुजरात हैं, नहीं, नहीं, आनंदीबेन एक लखनऊ में है। एक बीच में आपके परमिशन के बगैर मैं एक हाँ, नाम लेना चाहूंगा, आप नाराज मत होइएगा। नहीं, ओडिशा, नहीं, नहीं। हाँ, ओडिशा हाँ, हाँ, हाँ। हो रह गया। ओडिशा में भयानक झगड़े चल रहे हैं। हुँ, जिन लोगों ने रात दिन काम किया और सत्ता आने के बाद ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बना हुँ, कि वो सबसे बड़ा जोक है अभी। हुँ, ओडिशा में गवर्नमेंट स्टैंड स्टिल है। हुँ, आज यदि वहां विधानसभा के चुनाव होते हैं हुँ, तो लैंडस्लाइड विक्ट्री है बीजेडी की। हुँ, ये दशा हो गई है वहां पे, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो ये मान के चल रहे थे कि ओडिशा उनका है। हुँ, हुँ, अभी भी वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि मेरा कंट्रोल है सरकार पे, हुँ, और सरकार के मुख्यमंत्री बताने का प्रयास करते हैं कि वो मैं उनके कंट्रोल में नहीं। इसमें पीस रहा है ओडिशा। सत्ता पाना इजी है आशीष, सत्ता में बने रखना, इसलिए संघ बहुत गो एंड स्लो होता था, स्लो एंड स्टेडी होता था संघ। संघ ने मध्य प्रदेश, संघ ने राजस्थान, संघ ने हिमाचल प्रदेश में जो सत्ता बनाई तो लगातार एक नींव इतनी मजबूत थी, कांग्रेस आती थी फिर बीजेपी आती थी, फिर बीजेपी जाती थी फिर कांग्रेस आती थी, फिर बीजेपी आती थी, लेकिन बीजेपी वाइप आउट नहीं हुई। ये ऑल ऑफ अ सडन रातों रात मशरूम जैसे उगते हैं ये नेता जो बीजेपी के हो गए, ये अपॉर्चुनिस्ट है। ये बीजेपी, इनको ना संघ से लेना देना, ना बीजेपी से, ना विचारधारा से। ये सत्ता का मक्खन खाने आए, कल सत्ता किसी और तरह उधर चले जाएंगे, तो फिर आपका हुँ, बीजेपी का कैडर क्या करेगा करेगा? यही कांग्रेस ने भी, कांग्रेस का जो पूरा बर्बादी हुई ये इसीलिए हुई जी हाँ। हुँ, क्योंकि हुँ, गणेश परिक्रमा करने वालों को तवज्जो देती थी, जो यहाँ के आर के धवन के समय से लेके वी जॉर्ज से लेके संदीप सिंह तक, हुँ, जो इनकी पूजा करें वो नेता, जो जमीन से जुड़ा हुआ है वो नेता नहीं। हुँ, पूना जिला है जहां पूरा वर्चस्व शरद पवार ने बांध के रखा था, उसके बीच में एक कांग्रेस एमएलए लगातार चुनाव जीत रहा था, थोपटे। हुँ, उसको मंत्री तक नहीं बना दिया इन लोगों ने। हुँ, हुँ, और ऐसे ऐसे लोग जिनकी कुछ औकात नहीं थी, जिनको कोई कैलिबर नहीं था, वो लोग मंत्री बनते हैं। तो ओरिजिनल कार्यकर्ता जाएगा कहां? जो पार्टी का, कांग्रेस का हश्र हुआ वही इनका होगा। मैंने इसलिए कहा कि नींव मजबूत हो तो इमारत बहुत बढ़िया बनती है। ये बाहर से लोग लाके जो आप उधार के सिंदूर पे जीते हो, ये फैब्रिकेटेड हाउसेस है, टेम्पररी, हुँ। एक हवा आई निकल गए। तो यही गुजरात हालत मॉडल महाराष्ट्र पर में है। आज खत्म अब करेंगे आते हैं प्रोग्राम। अंतिम अंतिम गुजरात में आते हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने दो गुट अपने सामने बनवा के रखे थे। हुँ, एक का नेतृत्व अमित शाह करते थे, एक का नेतृत्व आनंदीबेन पटेल करते थे। सारा सुपारीबाज काम जो था वो अमित जी के पास था। सारा कारपोरेट डीलिंग, फाइनेंस डीलिंग हुँ, जो बताया जाता है वो हुँ, आनंदीबेन के पास था। जब ये प्रधानमंत्री बने तो अमित शाह की जबरदस्त इच्छा थी कि वो मुख्यमंत्री बने। हुँ, उन्हें आनंदीबेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। हुँ, आनंदीबेन के खिलाफ जो विद्रोह हुआ, जो पटेल आंदोलन हुआ, हुँ, उसको दिल्ली से ही फ्यूलिंग होती थी, हुँ, दिल्ली से उसमें तेल डाला जाता था, हुँ, और यह हालत हो गई कि आनंदीबेन को गद्दी से उतारना पड़ा। तब से वहां प्रॉक्सी चीफ मिनिस्टर चल रहा है, रबर स्टैम्प। हुँ, हाँ, फिर उनको लाके मध्य प्रदेश में राज्यपाल बनाया गया, और फिर मध्य प्रदेश के बाद यूपी में राज्यपाल बनी। तो अमित शाह की 90% दांव यूपी में इसलिए भी फेल हो जाते हैं हुँ,
क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल समदुखी है। दोनों कॉमन दुश्मन फ्रेंड है। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, हाँ, 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 ये हो गया। वहां पे सीआर पाटिल और आनंदीबेन का एक गुट, बाकी हम्म, अमित शाह जी का गुट, हम्म, और सरकार चलाता है पीएमओ। हम्म, लेकिन वहां कांग्रेस ने अपनी हालत इतनी बुरी कर दी, जैसे आप कहते थे कि बिहार में लालू यादव ही तय करता था कौन कांग्रेस अध्यक्ष, हाँ, तो गुजरात में बीजेपी तय करती है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। बीजेपी तय करती है, और जो नहीं होगा वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। हम्म, ज्वाइन कर लेना मतलब अंदर रहते हुए डेपुटेशन पे चला जाता है। हाँ, हाँ, कि भाई मैं आपकी आपकी सदस्यता है, लेकिन मैं जरा डेपुटेशन पे हूं यहाँ पे। चलिए और आज जो है। ये खेल तब से चल रहा था जब हम्म, स्वर्गीय वहां पे अभी नहीं है बेचारे, क्योंकि कोई जब मृत्यु हो जाती तो बोलना नहीं चाहिए उनके बारे में कुछ खराब खराब नहीं बोल रहे, लेकिन वस्तुस्थिति यदि राजनीतिक विश्लेषण करना है तो अहमद भाई के समय से डिटोरेशन शुरू हुआ। हाँ, उनको तो बड़ा वाघेला श्रेय इसका वाघेला कांग्रेस। एक सक्षम नेता थे, जमीन से जुड़े नेता थे। हम्म, उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता था, वो अध्यक्ष और टिकट बांटता था दिल्ली, हम्म, उन्हीं को टिकट दिए जाते थे जो चुनाव हारेंगे। हम्म, और फिर अध्यक्ष को पूछता था आपने परफॉर्म क्यों नहीं किया, हम्म, कैसे कैसे करेंगे परफॉर्म। ये योगी के साथ हुआ लोकसभा में। योगी ने कहा मैं क्यों भाई परफॉर्म करूं, टिकट आपने बांटे, मैंने मना करने के बाद दिया, डिपॉजिट जब्त हो गया, मैं क्या करूं, मैंने पहले बोल दिया था कि हार रहा है, सुन ही नहीं रहे आप मेरी। तो यहां तो कम से कम हम्म। योगी बोल पाए, वहां वो बोलने के बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं था। दिल्ली इतने नहीं, नहीं। शिकंजे में थे अहमद भाई के कि अहमद भाई ने बड़े प्यार से, तो वहां पे बीजेपी कांग्रेस से नहीं लड़ रही है। आप 10 अधिवेशन ले लीजिए, अगला चुनाव भी वहां बीजेपी जीतेगी, हम्म, क्योंकि कांग्रेस है नहीं वहां पे, कांग्रेस बी टीम बीजेपी की काम करती है। वहां पे यदि बीजेपी लड़ किससे रही है तो बीजेपी आपस में लड़ रही है। हाँ, बस आपस में गुजरात एग्जैक्ट। में राजनीति शांतता है, जो लड़ाई है वो आपस में है। हम्म। जब धीरू खैर भाई वही। अंबानी बहुत बड़ा साम्राज्य थे, रिलायंस, हम्म, तब हम्म, रिलायंस के आगे कोई नहीं था, अडानी नहीं थे तब, अडानी का नाम भी नहीं था कहीं तब। हाँ, तब अंबानी की कंपटीशन किसके साथ, रिलायंस किसके साथ कंपीट करेगा, किसी के साथ नहीं करेगा। अनिल और मुकेश ही लड़ लिया आपस में। लड़ ली। वही बिल्कुल रिलायंस का वही। हाल बीजेपी गुजरात का है। गुजरात में बीजेपी रिलायंस है। हालांकि जो अहमद भाई वो किरदार का जो चर्चा किया भाऊ ने, भारत में डील, अहमद भाई वाली डील कोई हिडन नहीं है। भारत में जो है मनमोहन सिंह ने जो परमाणु डील की थी उसके बारे में लोग कम जानते होंगे अमेरिका से, लेकिन अहमद भाई और मोदी जी, इनका इनकी डील देश भर में हर राजनीतिक व्यक्ति जानता है, इसमें कुछ भी हिडन नहीं है। खैर आखिर हमने गुजरात मॉडल से किया है। 7-8 राज्य हो गए, उड़ीसा लेकर के 8 राज्य, तो वक्त लग गया है, क्षमा कीजिएगा, लेकिन कार्यक्रम पूरा देखिएगा। हम लोग बहुत डीप जा नहीं पाए वक्त की कमी की वजह से, बहुत डीप वक्त जा की नहीं पाए। कमी, 8 राज्य, हर 40 मिनट हर का। राज्य पे एक एक प्रोग्राम हो सकता है, हर हर राज्य पे राज्य एक में एक हो प्रोग्राम हो सकता सकता है। है। और जरूरी इसलिए हम ये चर्चा इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आपको बताया जाता है पोजीशन टूट गया है, बिखर गया है, फूट गया है, कुछ नहीं बचा है, लेकिन भाजपा के भीतर भी वैसे ही हालात, उससे भी बदतर हैं। लेकिन क्या होता है, सत्ता, सत्ता की ताकत बोलने नहीं देती, मीडिया को दिखाने नहीं देती, हाँ, और अंदर के कार्यकर्ताओं को सांस लेने नहीं देती, बाहर जाकर के विद्रोह नहीं करने देती। अंदर सिर फुटअव्वल होता है, सिर फूट जाता है, पट्टी बांध के आते हैं, कहते हैं बाथरूम में पैर फिसल गया था। आदमी ये नहीं दिखा पाता है, मीडिया भी नहीं दिखाती कि नहीं जी आपस में सर फोड़ा है, कुर्सी मारा है एक दूसरे को। तो यही हकीकत है भाजपा के भीतर की। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे भाव के साथ कार्यक्रम में ही, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार। नमस्कार।